नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं आपके साथ में सुरेंद्र सन्नी। खबर है उत्तराखंड से। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। चार धाम यात्रा के लिए दूसरे दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 में जीत की शुरुआत की देवभूमि से करने का आह्वान। लगातार तीसरी बार जीत का दिया मंत्र। कांग्रेस ने 10 मार्च को जन मुद्दों को लेकर के भैरसैंडी विधानसभा में क्या करेगी घेराव। सीएम पूर्व सीएम हेमंत रावत। देहरादून में आज श्री गुरु राम सहाय दरबार में साहिब में 94 फीट ऊंचे झंडे जी का होगा अवार्ड। घरेलू सिलेंडर को लेकर के 60 रुपये और कमर्शियल 114 रुपये 50 पैसे महंगा। देहरादून में बुकिंग के बाद 25 दिन में करना होगा इंतजाम। देहरादून में बेकाबू ट्रक कार 8 साल के मासूम की कुचला, इलाज के दौरान दम तोड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बागेश्वर में दंपति के साथ में मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने के अनुसार महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर के बताया कि वह अपने पति के साथ स्कूटी से मलाता मोटर मार्ग से जा रही थी। इसी दौरान युवकों ने उन्हें रोक करके गाली गलौज और मारपीट कर अभद्रता की। दुष्कर्मियों की ने और दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौन संबंध का प्रयास करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश भी जारी है। सेक्शन 62, 65 और 75 और 351, 352 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया, जिसमें हमने एक अभियुक्त जो पवन कनवाल था, जिसको पुलिस द्वारा अरेस्ट करके न्यायालय के समक्ष भेजा गया है और अग्रिम इसमें आगे की कार्रवाई जारी। केंद्र सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत विकास योजनाओं का क्रियान्वयन में बागेश्वर जिले में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार जनवरी तक जारी प्रगति की रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 123 में से 114 अंक प्राप्त किए कर 97.44% अंक हासिल किए। इस उपलब्धि के अनुसार बागेश्वर ने कई बड़े जिलों में अब पीछे छोड़ दिया और रिपोर्ट के मुताबिक जिले में अधिकांश योजनाओं में ए ग्रेड मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह का गठन और बैंक क्रेडिट लिंक और आय सृजन की गतिविधियों में जिले ने लक्ष्य प्राप्त कर बेहतरीन प्रदर्शन किया। पोषण और योजनाओं और संस्थागत प्रसव, आंगनबाड़ी संचालन, स्वच्छता अभियान, सिंचाई क्षमता सृजन जैसी योजनाओं को बागेश्वर का प्रदर्शन मजबूत रहा। मंडल स्तर पर कमाऊ और प्रदेश का भी प्रदर्शन बेहतर रहा। प्रगति के अनुसार कमाऊ मंडल में 123 में से 110 अंक प्राप्त कर 89.43% अंक के साथ पहला स्थान पर हासिल किया। गढ़वाल मंडल में 97 अंक प्राप्त कर 78.86% अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। जो हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम है, जिसको आप 20 पॉइंट प्रोग्राम कह रहे हैं, इसमें 66 ऐसी स्कीम्स का रिव्यू होता है हर महीने। एक जो गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट फिक्स है, उस टारगेट को हमने कितना अचीव किया है, तो इसकी हर महीने रैंकिंग होती है। पहले इसकी हाफ ईयरली रैंकिंग होती थी, फिर क्वार्टरली होती थी। अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारा नियोजन विभाग है, 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्वयन सेल है, वो इसको हर महीने कर रही है।
तो अभी जनवरी तक का जो अप्रैल से परफॉर्मेंस है उसमें जनपद बागेश्वर दूसरे नंबर पर है। हमारा प्रयास है कि ये पहले नंबर पर आ जाए। तो बेसिकली इसमें जो सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत आवासों की व्यवस्था की बात है, पेयजल की बात है, जल जीवन मिशन की बात है। खबर काशीपुर से, जहां पे काशीपुर का राजकीय LD भट्ट उप जिला चिकित्सालय ने इन दिनों इलाज की उम्मीद को लेकर के आने वाले मासूम तामीदारों और मरीजों के लिए जीवन दान नहीं बल्कि साक्षात यमलोक का द्वार साबित हो रहा है। जहां पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक CMS डॉक्टर SK दीक्षित के घोर प्रशासनिक नपुंसकता और संवेदनशीलता ने पूरे अस्पताल परिसर को जानलेवा संक्रमण नर्सिंग फार्म बना दिया है। अस्पताल के रियासी इलाकों और एम्बुलेंस स्टैंड के समीप लगाए गए मेडिकल वेस्ट के ऊंचे ऊंचे अंबार चीख चीख कर कह रहे हैं, चिथड़े होते हुए सिस्टम की गवाही दे रहे, जहां पर खून से सनी पट्टी और संक्रमित सुइयां और घात कचरे में खुले आवारा जानवर कुत्ते का निवाला बन रही हैं। वहीं कुत्ते जो संक्रमण के इस मौत का भी सामना करना पड़ रहा है। रिहायशी बस्तियों में पहुंचे रहे हैं, जिससे इसकी हेपेटाइटिस B, C और सेप्टिकिया में लेप्टोरियस जैसी कालियाजी और बीमारियों का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। नेशनल ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन के सख्त नियमों के ठगे होने के कारण डॉक्टर दीक्षित ने सरपरस्ती में फैलाया गया है यह कचरा, वरना केवल स्टाफ के लिए बल्कि क्वार्टर में रह रहे अन्य लोगों के और बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। देखिए, इसमें जो है जो जनरल वेस्ट है, जो नित्य प्राय जैसे हमारा किचन भी है उसका भी वेस्ट होता है, जो गीला कचरा होता है, और जो पन्नियां हैं वो सूखा कचरा है। तो इस तरह का कचरा जो है वो नगर निगम की जिम्मेदारी है कि उसका निस्तारण वो करती है। वो अपनी गाड़ियां भेजती है समय समय पर, बल्कि लगभग रोज ही गाड़ी आती है नगर निगम की। और अभी हमने नगर निगम को जो है आपसी सामंजस्य के जरिए जो है हमने उनको सुविधा भी दे रखी पार्किंग की। खबर देहरादून से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या में धर्मपुर विधानसभा के क्षेत्र में मैथोरवाला वार्ड में दौड़वाला में एक कांग्रेस नेता एवं राष्ट्रीय संचार सचिव वैभव वालिया के द्वारा मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र में 500 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि चकराता विधायक व एवं प्रदेश कांग्रेस कैंपेन में कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि समाज में राष्ट्र और प्रगतिशील महिलाओं की यह भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भाजपा सरकार पर महिलाओं की समस्याओं को अनदेखा का आरोप लगाते हुए बदलाव की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वैभव वालिया ने कहा कि माताएं और बहनें समाज की आधारशिला हैं और उनका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने क्षेत्र में समस्याओं को लेकर भी स्थानीय विधायक पर निशाना साधते हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता व स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। है कि हम दुनिया को किस नजरिए से देखने का काम, अगर नजरिया अच्छा होगा तो इसका लाभ इतना मिलेगा जिसकी कल्पना जो है आपने और हमने नहीं की। और अगर हम इसको दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो फिर हम पतन की गोरखा समुदाय। खबर नैनीताल से है। नैनीताल में नारायणपुर नगर के समीप वन विभाग के द्वारा हिमालयन बॉटनिकल गार्डन के आसपास के क्षेत्रों में जल कुंडों में की सफाई और छोटे छोटे नए जल कुंड बनाए जा रहे हैं, जहां पे गार्डन के समीप सीमावर्ती क्षेत्रों में घने जंगलों में घिरा हुआ होने के कारण यहाँ कई तरह के पक्षी देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से कई पक्षी तो गर्मियों में आते हैं, माइग्रेट करके पहुँचाते हैं। यही नहीं, इसकी पक्षी प्रेमियों के लिए भी यह प्रकृति का स्थान है, जहां पर चीर फिजेंट और
कालिंज फिजेंट और विभिन्न प्रकार के किंगफिशर, ड्रोंग जैसी प्रजाति की पक्षी भी देखने को मिलते हैं। वन रक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि गर्मियों में पक्षियों और जंगली जानवरों के बीच में प्यास बुझाने के लिए वन विभाग के द्वारा अब तक तैयारी शुरू कर दी गई हैं। पक्षियों के हलक ना सूखे इसके लिए बॉटनिकल गार्डन के पास इसके आसपास के घने जंगलों और वाहनों और वन विभागों के द्वारा छोटे छोटे जलकुंड बना करके उसमें पानी भरा जा रहा है। उन्होंने बताया कि गर्मियों में 2 से 3 दिनों के अंदर जलकुंडों में पानी भरा जाता है ताकि पक्षी अपना पानी पी सके। हाँ, ये हमारे बॉटनिकल गार्डन एरियाज़ में आप कभी भी देखेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा कि जगह जगह हम लोगों ने छोटे छोटे पानी के पॉन्ड बना रखे हैं। ये एक हमारे अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छी पहल है और इन्हीं छोटे छोटे जल कुंडों में यहाँ पानी पीने के लिए विभिन्न प्रकार के पक्षी बर्ड्स आते हैं। इसके साथ साथ मैमल्स की प्रजातियाँ, घुरल, काकड़ आप देख सकते हैं यहाँ पानी पीने आता है, और हमने तो लाइपर्ड को भी यहाँ पानी पीते हुए देख रखा है। तो वन्य जीवों के लिए हम लोग इसको जो है हमेशा समय समय पर इनको साफ करते रहते हैं पॉन्डों को, और स्वच्छ जल इनके लिए हमेशा भर के रखते हैं। खबर सितारगंज से है। सितारगंज में प्रतिबंध के बावजूद ग्रीष्मकालीन बेमौसमी धान की खेती पर प्रशासन ने डंडा चलाया। प्रशासन ने तुर्का और तौशोर और कल्याणपुर के बाद चिका घाट में प्रशासन की धान नर्सरी नष्ट कर दी गई। अधिकारियों ने ट्रैक्टर से नर्सरी को नष्ट कर दिया और किसानों को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी दी। बेमौसमी धान की खेती पर रोक है और केवल कुछ किसानों की अनुमति दी जाती है। बिना अनुमति के बेमौसमी धान की नर्सरी तैयार करने वाले पर प्रशासन ने संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चला करके नर्सरी को नष्ट कर दिया। इसी दौरान खेत स्वामियों को सख्त हिदायत देते हुए भविष्य में ऐसा न करने की भी चेतावनी दी। प्रशासन के गत वर्ष में बेमौसमी धान की खेती पर रोक लगा रखी है। आवश्यकता के अनुसार कुछ किसानों को ही सिर्फ अनुमति दी गई है। खबर काशीपुर से है। काशीपुर में जहां जिले में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक चैती मेला में मां बाल सुंदरी को लेकर के इस वर्ष भी प्रशासन ने राज्योत्सव के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया। 2026 के लिए हुई टेंडर प्रक्रिया में पिछले साल के मुकाबले करीब 49 लाख रुपए की अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2025 में मेले के टेंडरों में कुल 4,21,786 रुपये का राजस्व मिला था, जबकि इस बार 4,70,40,606 रुपये पहुंच चुका है। प्रशासन की इस उपलब्धि का श्रेय उप जिलाधिकारी अभय सिंह के कुशल प्रबंधन और उनकी पारदर्शिता कार्यशैली को दिया जा रहा है। सबसे अधिक बढ़ोतरी दुकानों एवं बाजारों के मध्य देखने को मिली, जिसमें पिछले साल यह राशि 2,21,00,000 रुपये थी, जो कि इस बार 2,63,55,932 रुपये तक पहुंच गई है। इससे साफ है कि व्यापारियों का भरोसा प्रशासन की पारदर्शिता और व्यवस्था पर बढ़ा है। इसके अलावा झूला तमाशा मद से भी 1,72,51,111 रुपये, वहीं पार्किंग व्यवस्था में 18,21,786 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं विद्युत एवं साउंड के टेंडरों में भी 16,11,777 रुपये और का संपन्न कर प्रशासन ने लागत प्रबंधक को भी बेहतर उदाहरण पेश किया है। प्रशासन का कहना है कि मेले में व्यवस्थाएं और बुनियादी ढांचे किए गए हैं। सुधार के कारण व्यापारियों और ठेकेदारों की रुचि भी बढ़ी है। एसडीएम अभय सिंह के नेतृत्व में इस बार चैती मेला पहले से अधिक भव्य और व्यवस्थित किया गया। बताना चाहूँगा आपको कि 2026 चैती मेले का आयोजन है
वो 19 मार्च से लेके 17 अप्रैल तक होना है और मेले के आयोजन में हमें अलग अलग व्यवस्थाएं बनानी होती हैं। उसकी आज टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और लास्ट ईयर जो हमारा टेंडर हुआ था उससे उच्च वॉल्यूम में इस बार टेंडर हुआ है और इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे टेंट एंड बैरिकेटिंग का टेंडर होता है, इसके अलावा झूले तमाशे का होता है, दुकानें का, तहबाजारी का होता है, पार्किंग का होता है। तो उसका एक पूरा लेआउट हमारा है, उस लेआउट के हिसाब से आज टेंडर प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उन सारी चीज़ों का अनुपालन करते हुए ये आज प्रक्रिया पूरी की गई है और आने वाले 19 तारीख से मेले का आयोजन होना है, उसकी हम लोग अब तैयारी करेंगे। खबर पौड़ी से, पौड़ी के गैलवाल से है, जहां पर दूरस्थ क्षेत्रों को लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन के माध्यम से रोस्टर के आधार पर मरीजों की सेवाओं को प्रदान की जाएंगी। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.एम. शुक्ला ने दी। डॉक्टर एस.एम. शुक्ला ने बताया कि जिले में उन सरकारी अस्पतालों में जहां डॉक्टरों की कमी है वहीं जल्द ही नए चिकित्सकों की भी तैनाती की जाएगी ताकि मरीजों को समय रहते बेहतर इलाज मिल सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकारी अस्पतालों में किसी भी डॉक्टर के द्वारा बाहर से ब्रांडेड दवाई नहीं लिखी जाएगी। नियम का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। सीएमओ ने यह भी बताया कि सभी चिकित्सकों को चेतावनी दी जाती है कि यदि दवा की उपलब्धता अस्पताल में नहीं है तो मरीजों को जन औषधि केंद्र से दवा मिलनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर और जन औषधि केंद्र के प्रबंधकों के बीच में समन्वय बनाए रखने की भी आवश्यकता है। इसकी पहल का उद्देश्य मरीजों के समय से सस्ती और उपलब्ध दवाई उपलब्ध कराना है और सेवाओं और को भी पारदर्शिता बढ़ाना है। वैन भी चल रहा है, तो मोबाइल वैन से हमने 4 मोबाइल वैन है और ज़्यादा नहीं, 1-2 रोज़ में चारों शुरू हो जाएंगे। अभी तो जिला अस्पताल का शुरू हुआ है। तो मैंने दूरस्थ क्षेत्रों में, असीमित क्षेत्रों में हमारी वैन स्वयं जाएगी और 12 एक ब्लॉक में मैंने एरिया कवर किए हैं, तो इस तरीके से 8 ब्लॉकों में मैंने कवर किए हैं और वो डेफिनिट रोस्टर में हमारी जो है मोबाइल वैन जाएगी। सभी अस्पतालों में हमारे जो है अभी 13-14 अस्पताल हैं जो थोड़ा सीमित हैं, उनमें भी ज़्यादा नहीं 2-3 दिन के अंदर ही बॉन्डेड डॉक्टर आ जाएंगे, तो उन अस्पतालों में भी चिकित्सक हमारे उपलब्ध हो जाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की लेखिका अंजू राणा की पुस्तक माई ट्रस्ट विद कैंसर का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में पुस्तक का पर भी चर्चा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्री पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय ने लोकार्पण कार्यक्रम के दून पुस्तकालय के मानद निदेशक N. रवि शंकर और वैली ऑफ द वर्ड्स के संस्थापक निदेशक डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने पुस्तक के पर अपने विचार साझे किए। संचालन में सुनीता विजय ने किया, जबकि डॉक्टर नैना कुमार ने कैंसर और उसके प्रबंधन पर संक्षिप्त व्याख्यान किया। वक्ताओं ने कहा कि पुस्तक कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए आशा और साहस और सकारात्मकता का भी संदेश देती है। अंजू राणा ने इसमें अपने उपचार और भय और संघर्ष की उम्मीद की यात्रा बेहद ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ साझा किया है। कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्र कार्यक्रम में अधिकारी चंद्रशेखर तिवारी का स्वागत संबोधन से हुआ। इस पर अवसर पर शहर के कई प्रबुद्ध जन और साहित्यकार भी उपस्थित रहे। आगामी 23 मार्च को प्रदेश की सत्ता में धामी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए बड़े बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इन कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र में सरकार में बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रित भी किया जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार के दिग्गज नेताओं के द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित किए गए हैं। इसी क्रम में आज प्रदेश में हरिद्वार में भाजपा के द्वारा महासंघ का भी आयोजन किया गया, जिसको लेकर के संबोधन करने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की और इस महासभा में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर भाग लिया। रैली को संबोधित करने के लिए अमित शाह ने अध्यक्षता में टोली बैठक का भी आयोजन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में टोली बैठक में भाजपा के 24 बड़े नेताओं के साथ में
उत्तराखंड की सत्ता में कार्य धामी सरकार के 23 मार्च को 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसी बीच प्रदेश भाजपा द्वारा धामी सरकार की उपलब्धियों को बड़े आयोजनों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है, जिनकी कमान संभालने के लिए केंद्रीय नेताओं के प्रदेश दौरे प्रस्तावित हो चुके हैं। इसी क्रम में आज प्रदेश में हरिद्वार के बैरागी कैंप के मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संबोधित किया गया है। साथ ही सरकार के 4 साल पूरे होने पर 4 साल बेमिसाल रूप में धामी सरकार की उपलब्धियों व संशोधित आपराधिक कानून BNS को लेकर प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की गई। इसी प्रकार भाजपा एक और महाआयोजन गढ़वाल के श्रीनगर में आयोजित करने जा रही है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। भाजपा द्वारा धामी सरकार के कार्यकाल को बड़ी उपलब्धि व सफलतापूर्वक रूप से देखा जा रहा है। साथ ही प्रदेश भाजपा का मानना है कि आज की महासभा व आगामी 22 मार्च को होने जा रही महासभा से निश्चित ही बड़ा संदेश प्रदेश की जनता के बीच पहुंचने वाला है, और जिसके चलते आगामी 2027 के चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी विजय होने वाली है। वहीं जहां एक और भाजपा लगातार विभिन्न माध्यमों से धामी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रही है, तो विपक्ष अभी भी सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा है। विपक्ष का मानना है कि अभी भी धरातल पर कई ऐसी बातें हैं जिनको पूरा करने में धामी सरकार विफल रही है। करने वाली कांग्रेस, अव्यवस्था फैलाने वाली कांग्रेस, उत्तराखंड के निर्माण का विरोध करने वाली कांग्रेस, और दूसरी ओर 4 धाम के प्रति अनन्य श्रद्धा से 4 धाम के यात्रियों में 3 गुना वृद्धि करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड के हर कस्बे को रोड से जोड़ने का प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी, युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने वाली सरकार, कॉमन सिविल कोड लाने वाली सरकार, CAA के माध्यम से नागरिकता देने वाली सरकार है, और घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का संकल्प लेने वाली सरकार। हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के और अवसर उपलब्ध कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमें नीति आयोग भारत सरकार के 2023-24 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हम वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। हमें पर्यटन, एविएशन और खेल के विकास से जुड़े क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब वो दौरा है तो इसमें मैं क्या कहूं, जिस तरह के हालात हैं प्रदेश के अंदर, जिस तरह देहरादून के अंदर हत्याएं हुई है, जिस तरह देहरादून के अंदर एक डर का माहौल, और जिस तरह पहाड़ों में मैंने पहले भी कहा जंगली जानवरों का आतंक, पूरे आतंक के और डर के साये में आज हमारा उत्तराखंड जी रहा है। तो अमित शाह, तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि यहां जश्न मनाने के बजाय या ढोल नगाड़े बजाने के बजाय वो कसम खा ले, जैसे मैंने कसम खाई है कि मैं माला नहीं पहनूंगा। अमित शाह ने आज आगामी चुनाव को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया है, जिसको टोली बैठक नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कुल 24 लोग की यह बैठक हुई। उन्होंने बताया कि इस बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। साथ ही आने वाले समय में चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। संभवतः प्रदेश में दायित्व बंटवारे और कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा के 4 साल पूरे होने और अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा पर जमकर सवाल दागे हैं। तो हमें खुशी हो रही है कि हमारे भारत के जो गृह मंत्री जी हैं वो उत्तराखंड में आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि ये भारत के गृह मंत्री नहीं बल्कि बीजेपी के कोई बड़ा नेता आ रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी ने पूरी ताकत उस पर झोंक दी है। यहाँ तक कि
यूं कहें कि हमारे जो उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे, उनको भी नजरबंद किया गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जहां तक बीजेपी का 4 साल बेमिसाल की बात है, तो ये 4 साल बिल्कुल अंधकारमय है। जी उत्तराखंड आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, मगर क्या उत्तराखंड के मुद्दों पर वो बोलेंगे? क्या अंकिता भंडारी के वीआईपी को साथ लेकर आएंगे या उस पर कार्रवाई कराने की सोचेंगे? अगर आ रहे हैं वो, तो उन्हें बताना चाहिए कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, खनन माफिया बेलगाम, हत्याएं बेशुमार, और मुख्यमंत्री धामी के इस कार्यक्रम को हम क्या कहें? ये जो भाड़े की भीड़ इकट्ठी करी हुई है ना, जहां आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी बहनें और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं और बाकी लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो स्कूल कॉलेज के लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको निर्देशित करके भीड़ जुटाई जा रही है। देखिए, सनातन संस्कृति के ये घोर विरोधी हैं। इन्होंने फिर एक बार साबित किया, यदा कदा तो ये साबित करते रहते हैं, लेकिन आज इन्होंने फिर ये बात साबित करी, क्योंकि अतिथि देवो भव वाली परंपरा से सनातन संस्कृति चलती है। हमारे उत्तराखंड में जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री आए हैं, अनेकों करोड़ों रुपए की योजनाएं का यहाँ पर शिलान्यास करने आए हैं, तो उत्तराखंड की प्रगति की दिशा में जब जब कार्य होता है, आपके पेट में मरोड़ विपक्षी दल क्यों उठने शुरू हो जाते हैं? और जहां तक रही बात ज्ञापन देने की, तो जरूरी है कि आपके पास कोई आपके राज्य में आएगा, आप तभी ज्ञापन देंगे। अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको पुदीन हरा की टैबलेट की जरूरत है, तो आप निश्चित रूप से दिल्ली जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, सही प्रगति की दिशा में आगे बढ़िए। अमित शाह के कार्यक्रम के लिए राज्य भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों को आमंत्रित किया गया है। लोगों को लाने के लिए 5000 बसें लगाई गई। भाजपा का मानना है कि कार्यक्रम में 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल रहे। बैरागी कैंप में कई 100 मीटर लंबा चौड़ा तंबू लगाया गया। अमित शाह के हरिद्वार दौरे को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल माना जा रहा है। इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है। वह विपक्षी दल धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल को भ्रष्टाचार के बेमिसाल बता रहे हैं। कुल मिलाकर आज के कार्यक्रम से भाजपा ने प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर 2027 का आगाज कर दिया। वहीं विपक्ष भी अपनी जीत के हुंकार भरते हुए भाजपा की नाकामियां बताने में जुट गया है। सवाल यही है कि ऐसे में बड़े आयोजन प्रदेश की जनता को आगामी चुनाव में लुभाने में कितने कारगर साबित होंगे, ये देखना अभी बाकी होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए क्यू न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का